नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज इस खास पेशकश में हमारे साथ जो हस्ती जुड़ रही है, जो नेता जुड़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पूर्व सांसद हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अपने खास और बेबाक अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। सज्जन सिंह वर्मा से आज हम सीधे मुलाकात करने जा रहे हैं और आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी। शरद जी, बहुत शुक्रिया सोहेल। और निश्चित तौर पर सज्जन सिंह वर्मा की अगर मैं बात करूं तो वो मध्य प्रदेश के ही नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, कुछ राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं। तो वो राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे किरदार हैं जो बहुत खुलकर बोलते हैं, और खुलकर बोलने के साथ चूंकि वो मालवा से आते हैं तो एक चुटीला, कटीला और एक विनोदी लहजा भी है उनका। वो बहुत गहरी बात बहुत कटीले चुटीले अंदाज में, मालवी अंदाज में कह भी जाते हैं। चाहे बात खुद की आलोचना की हो, अपनी पार्टी की आलोचना की हो, अपनी पार्टी की प्रशंसा की हो, किसी दूसरी पार्टी की प्रशंसा या आलोचना की हो, उनको सुनना बहुत दिलचस्प रहता है। कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी के वो सबसे विश्वास पात्र सहयोगियों में से एक हैं, और कांग्रेस सरकार में नंबर 2 की पोजीशनिंग के साथ उन्होंने काम किया है। उनकी उम्र की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये रहस्य मेरे लिए भी है कि उनकी उम्र है दरअसल कितनी। अप टू डेट रहना उन्हें बहुत पसंद है, और हर तरह की वेशभूषा में मैंने उनको देखा है, और वो खासी जचती भी है उनके ऊपर। और महत्वपूर्ण वो मंत्रालय संभालते रहे हैं, चाहे बीती सरकार हो कांग्रेस की या उसके पहले की सरकार हो। सज्जन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज पर। जी जी जी, धन्यवाद शरद भाई, शुक्रिया। जी जी जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे जब भी बात करने का मौका मिलता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। सबसे पहला मेरा सवाल यही है। हो गई शरद भाई, लगे जी जी जी, आपने कुछ कहा? जी जी हाँ, मैंने कहा लंबी गेप हो गई इस बार। मैं भी व्यस्त रहा। अब नहीं होने देंगे, लेकिन अब नहीं होने देंगे, आपसे निरंतर बातचीत होती रहेगी। जी जी जी, शुक्रिया जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि जब आप किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते हैं कि उन घटनाक्रमों के चलते आप उस जिम्मेदारी से, और जब आपकी पार्टी और आपकी सरकार हो और वो ऐसा घटनाक्रम हो कि अप्रत्याशित घटनाक्रम के तहत आपको उस जिम्मेदारी से हटना पड़ता है या आपको हटा दिया जाता है, तो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण में जाता है। वो अपनी कमजोरियों को भी देखता है, अपनी ताकत को भी देखता है, अपनी खूबियों को भी देखता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो इस पर गौर करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पर हमें अभी और काम करने की जरूरत है। क्योंकि आप एक ऐसे राजनेता हैं जो इन विषयों पर बहुत सकारात्मक तरीके से और खुलकर बात करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा जरा पीछे ले जाकर आत्मनिरीक्षण से ये सवाल शुरू कर रहा हूं। क्या आप महसूस करते हैं जो चीजें कांग्रेस से त्रुटियां हुई, कुछ ना कुछ तो रहती ही हैं, और उनको कैसे दूर करने के बारे में सोच रही है पार्टी? देखिए शरद जी, 1.25 साल की सरकार कमलनाथ जी की, कांग्रेस की, बड़े दमदारी से सरकार को चलाया, और जो बातें उन्होंने अपने चुनावी वचन पत्र में कही थी, सबसे बड़ा मुद्दा था किसान का और नौजवान का। 25 लाख किसानों के कर्ज माफ़ किया, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इन्वेस्टर मीट की, जिसमें अंबानी जैसे उद्योगपति ने अपना स्पीच दिया और उसका आगाज हुआ। तो हम उन कसौटियों पे खरा उतरना चाहते थे, उन वचनों की प्रतिबद्धता को हम सिद्ध करना चाहते थे, उन वचनों को निभाने की कोशिश कर रहे थे। ये अंदाज़ा नहीं था कि मानव की खरीद फरोख्त भी इस प्रदेश में हो सकती है, और वो लोग बिक गए जिनकी रगों में गद्दार खून बहता था। उन लोगों ने कांग्रेस के पीठ में तो छुरा भोंका शरद भाई, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में भी छुरा भोंका। मध्य प्रदेश की जनता ने 5 साल का मैंडेट कांग्रेस को दिया था, और एक सुखद अनुभूति इन 1.25 साल में प्रदेश की जनता को हुई। कमलनाथ ने जो काम किए, भू माफियाओं का नेस्तनाबूद करना, रेत माफियाओं को नेस्तनाबूद करना,
असामाजिक तत्वों को नेस्तनाबूद करना, भारत की संस्कृति जो लोग बिगाड़ रहे थे, डांस बारों के माध्यम से मध्य प्रदेश में संस्कृति नहीं रही, लेकिन इंदौर में थी। वहाँ 65 महिलाओं को, नव युवतियों को उन्होंने छुड़ाया बार डांस से। तो एक अच्छी अनुभूति इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही थी। अब गलती की बात करें हम, तो ये अंदाजा लगाने में कमलनाथ जी चूक गए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा व्यक्ति, जैसे कांग्रेस ने उस परिवार को खूब दिया है, वो यदि पीठ में छुरा घूंपता है तो ये गलती कमलनाथ जी से हुई, जिसका हमने खामियाजा भुगता। लेकिन प्रदेश की जनता अब सिंधिया और शिवराज दोनों को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी। अभी जितना मैं समझता हूं कि जो हम आपके बारे में जानते हैं कि प्रतिदिन अभी भी आपकी लंबी चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ जी के साथ होती है। अब बीती ताही बिसारी के आगे की सुधीले, यही बुजुर्ग भी कहते हैं, यही नीति शास्त्र भी कहता है कि अतीत की कड़वी स्मृतियों से निकलकर भविष्य की तरफ देखना आरंभ करो। और भविष्य है ये 24 उपचुनाव। क्या रणनीति कांग्रेस की है? क्योंकि आप कमलनाथ जी के साथ प्रतिदिन 2-2.5 घंटे आपकी फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत निरंतर होती है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप प्लान कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी बताई नहीं जाती है, लेकिन क्या तैयारी है? बल्कि मैं इस सवाल के साथ सामने आऊंगा, क्या तैयारी है आपकी, जिस तैयारी के साथ आप उपचुनाव में इस दावे के साथ सामने आ रहे हैं कि हम बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे? शरद भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी अलग प्रकृति होती है जी। वहाँ का जो समस्याएं हैं वो अलग तरह की होती हैं। हम उस प्रकृति को हमने नज़दीक से समझा है। हर विधानसभा की 24 विधानसभा में क्या मर्म है जनता का, वो हमने समझा है, और हम उसके हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। कौन लोग किस विधानसभा में ड्यूटी पर रहेंगे, किस स्थानीय व्यक्ति से कोऑर्डिनेट करेंगे, कौन सा कमज़ोर कड़ी वहाँ है उससे तालमेल करेंगे ताकि उस कमज़ोर कड़ी का लाभ हमें मिले। लेकिन इन सारी कवायद में एक बात शरद भाई बड़ी तेजी से उभर के आई है जी। ये बात है, आम जनता जो 16 सीटें सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में जी, वहाँ की जनता खुश है, कांग्रेस का वर्कर खुश है कि हमें गुलामी से आज़ादी अब मिली है। राजमहल से निकल के कांग्रेस अब अपनी सही दिशा में आई है, लेकिन राजमहल से निकल के कहीं किलों में कैद ना हो जाए, ये निकल के आई है। तो राजा और महाराजा की लड़ाई में आम जनता ने कहा हमारी पहली पसंद कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने 1.25 साल की सरकार में बहुत अच्छे ढंग से काम किया। तो कमलनाथ एक चेहरा है हमारे पास जिसे लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो हमारी अलग अलग प्रकृति विधानसभाओं में अलग अलग टेस्ट अलग है, लेकिन कमलनाथ की स्वीकारोक्ति सारे प्रदेश में है। और उन्होंने कहा कि भैया राजा महाराजा से दूर हटके यदि कमलनाथ जी सर्वहारा वर्ग के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो पूरे प्रदेश की जनता उनके साथ है। तो अलग अलग लोगों की ड्यूटी हम अलग अलग विधानसभा में चिन्हित करके लगा रहे हैं शरद भाई। अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, राजा और महाराजा की लड़ाई। तो राजा वही हैं जिनका जिक्र बार बार होता है और महाराजा तो सबको पता ही है। अब कई है शरद भाई, कई राजा महाराजा। अब दास्ता से गुलामी से मुक्त कांग्रेस भी हुई है और आम जनता भी हुई है। और ये देखा है प्रदेश की जनता ने इतनी नज़दीक से कि महल बिकने लग गए हैं। तो एक आम आदमी की औकात कितनी रह गई है। लेकिन इन महल वालों से अलग हटके शरद भाई एक आम आदमी की अस्मिता मैं बड़ी मानता हूँ, उसका स्वाभिमान मैं बड़ा मानता हूँ। आम आदमी बिकने को तैयार नहीं है, राजा महाराजा बिकते रहें, पर आम आदमी इन 24 विधानसभाओं में फिर कांग्रेस का परचम लहरा के अपने स्वाभिमान को जिंदा रखेगा।
सज्जन जी, एक सवाल जो कई आपकी पार्टी के लोगों से भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि कांग्रेस में संवाद की प्रक्रिया जो पहले कभी होती थी वो अब उतनी मजबूत नहीं रह गई है। वो ये भी मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर नाराज थे तो उन्हें मनाना कोई बहुत कठिन काम नहीं था, लेकिन उनको मनाने की तरफ या उनसे बातचीत की एक मजबूत प्रक्रिया की तरफ पहल नहीं की गई। मैं नहीं जानता इसमें कितनी बातें हैं, सच हैं, क्या हैं, लेकिन आप इससे तो इत्तेफाक जरूर रखते होंगे कि पार्टी को अपना कम्युनिकेशन मजबूत करना है। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अभी कई ऐसे बड़े नेता आपके यहाँ हैं जो दुखी हैं इस समय। अभी एक दिन पहले अजय सिंह जी का ट्वीट आया जो बताता है कि आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं विषय क्या है। इसी तरह अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं मुख्य धारा में आए। किस तरह से आपको लगता है, क्या इस पर आप सोच रहे हैं, सोच ही रहे होंगे निश्चित तौर पर कमलनाथ जी, और आप तो निरंतर चिंतन करें, इस पर आप क्या कहेंगे? जी 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 देखिए, जहाँ तक संवाद की बात है, शरद भाई, कई रात्रि भोज कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जी ने इस 1.25 साल में कई बार रात्रि भोज किए हैं जी। उस पर चिंतन और मंथन और मनन भी कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमारी सरकार के बारे में हुआ करता था। बात इतनी है कि जब एक व्यक्ति जो आपको अपने आप को महाराजा कहलाना पसंद करता था, अपने एक छोटे से कार्यकर्ता, खुद के कार्यकर्ता, जो ड्राइवर था केपी यादव जी, वो इनसे नाराज होकर बीजेपी में जाता है, इनका ड्राइवर सारथी मान लें उसे, वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ता है और लाखों वोट से जीतता है। इस हार को पचा पाना शायद मुश्किल है एक राजा महाराजा के लिए। वो ग्लानि और आने वाले भविष्य की कल्पना, 35 साल से जो मकान दिल्ली में उनके पास था वो चला गया, बाप दादाओं की स्मृति जुड़ी हुई है। एक अंधे से कार्यकर्ता से हारने की पीड़ा, ग्लानि, वो शायद आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। तब उन्हें लगा कि अब कांग्रेस में मेरा कोई भविष्य नहीं है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब मैं कुछ बन नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं सौदा कर लेता हूं भारतीय जनता पार्टी से, 22 विधायकों को भेज दिया, सौदा कर लिया केंद्रीय मंत्री बनने का। पर शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दिवा स्वप्न है कि वो केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, अभी तो राज्यसभा के लाले ही पड़े हैं। तो ये उनके अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन था। संवाद बराबर होते थे, राहुल सिंह जी की बात है, सुरेश पचौरी जी की बात है, अरुण यादव जी की बात है, इनसे प्रत्येक दिन संवाद होता है कमलनाथ जी का। मैं भी बीच में रहता हूँ, मेरी भी चर्चा होती है कमलनाथ जी की भी, और बड़े सामंजस्य के साथ। ये बात अलग है राहुल सिंह जी ने कोई ट्वीट किया, वो उनके अंतर मन की पीड़ा हो सकती है और कांग्रेस के भले के लिए उनकी सोच हो सकती है कि इस तरह के लोगों को अब कांग्रेस में नहीं लेना चाहिए, इस तरह का कोई ट्वीट था उनका। तो वो एक सकारात्मक बात मैं मानता हूँ कि उन एलिमेंट को शायद कांग्रेस में नहीं लेना चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंका है। तो संवाद की स्थिति बिल्कुल है। एक फ्रस्ट्रेट व्यक्ति यदि कांग्रेस की पीठ में चूरा भोग के चला जाता है तो मैं इसे मानता हूँ कि ये उसकी कुंठा है, उस राजघराने की कुंठा है कि उन्हें जीवन भर मखमली गद्दे चाहिए, ये पथरीली राहें नहीं चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ ऐसा। सज्जन जी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के इस फैसले के बाद कांग्रेस उसी में उलझ गई है? वो बार बार शायद वो एक इतना बड़ा स्टेप है, मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े नेता का, एक युवा नेता का, सिंधिया जी का जाना एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन आपको उससे निकलना भी पड़ेगा और आगे की रणनीति और ख़ासतौर से ग्वालियर चंबल में जो लीडरशिप है आपकी, उस लीडरशिप में से कुछ नए या जो सीनियर लीडर्स हैं, गोविंद सिंह जी हैं, रामनिवास रावत जी हैं, इन सारे लोगों को आगे लाकर एक रणनीति पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि बार बार आप अगर उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएंगे
तो शायद वो ज्यादा एक पीड़ा ज्यादा दिखती है उसमें। आगे की रणनीति भी मुझे लगता है कि आप बना ही रहे होंगे, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? नहीं, देखिए शरद भाई, जब इस तरह की कोई बड़ी घटना मध्य प्रदेश में, खरीद फरोख्त की राजनीति और परंपरा कभी रही नहीं जी। तो प्रदेश की जनता ने बड़ी गहराई के साथ इन सारी घटनाक्रमों को देखा। तो ये तो जीवंत रहेगा जब तक चुनाव नहीं होंगे। ये मुद्दा गोविंद सिंह जी की बात है, रामनिवास रावत, हर दूसरे तीसरे दिन कमलनाथ जी के साथ बैठक हो रही है। रणनीति का हिस्सा ये लोग बराबर बने हुए हैं, अपने विचारों को कमलनाथ जी के साथ शेयर करते हैं, मैं भी रहता हूँ उसमें। तो सवाल जब इस बात का है जी, कि जी। हम कई वीडियो ऑडियो आपके पास आएंगे शरद भाई, अभी हम शो नहीं कर रहे हैं। अब मुझे कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि टिकट के पैसे सिंधिया जी लेते थे। अब मैं ये कहूँगा तो मेरे पास प्रूफ है, ऑडियो है हमारे पास, परीक्षण करा लेना। अरे तुम्हारा कार्यकर्ता जीवन भर तुम्हारी तपस्या कर रहा है, तुम्हारी सेवा कर रहा है, आज उसका विधानसभा की टिकट का मौका है, तो ये टिकटें बिकी हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को टिकट बेचिए। तो ये सारी रणनीति का हिस्सा है। अभी हम वो ऑडियो चला नहीं रहे, जनता के सामने आएगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लोगों ने कहा, जब कमलनाथ जी ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान चलाया तो ग्वालियर चंबल संभाग से आवाज़ उठ के आई थी कि भैया सबसे बड़ा भूमाफिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। फ्रंट पेजों पे खूब चका, बोले आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं रहो और छोटे छोटे भूमाफियाओं को आप जेल की सलाखों में डाल रहे हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो, भाई देखिए वहाँ सिंधिया एक फैक्टर तो है, तो उनके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठा हो गई हैं। तो वो कई रणनीति का हिस्सा है और बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। मैं आपको बता दूं शरद भाई, 16 सीटें हैं, एक आध सीट जीत जाए ना वहाँ बीजेपी और सिंधिया का उम्मीदवार, तो आप हम फिर बैठेंगे चैनल पे, तब बताऊंगा 16 में से एक सीट मुश्किल से जीत पाए तो जीत पाएंगे। लेकिन सज्जन सिंह जी, ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं, और हो सकता है आप भी, मैं समझता हूँ कई सारी चीज़ें पार्टी फोरम के बीच में ही कही जाती हैं। हो सकता है आपने बहुत खुलकर वो बातें कही हो जो आप अभी हमारे साथ नहीं कहना चाहेंगे, और वो उचित भी है कि हर चीज़ मीडिया के मंच पर नहीं कही जा सकती है। लेकिन ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है कि आप अपना घर नहीं संभाल पाए। वो जो 22 सदस्य थे उनमें से जो 6 मंत्री थे, मंत्री पद छोड़ना कोई आसान बात नहीं होता। व्यक्ति ने मंत्री पद छोड़ा है, भले ही जो भी आश्वासन मिला हो या खरीद फरोख्त के आपके आरोप हैं, जो भी बात हो, लेकिन इन सबके बीच में सवाल ये भी है कि आखिर चूक कहाँ हो गई। बीच में कथित रूप से ये भी बात आई कि कमलनाथ जी ने दिल्ली में एक राष्ट्रीय चैनल के साथ चर्चा में, बातचीत में कहा कि उनको एक बड़े नेता का नाम उन्होंने लेकर कहा कि शायद भरोसा नहीं था। फिर बाद में क्लैरिफिकेशन ये हुआ, कमलनाथ जी ने कहा उनकी बात को ठीक परिप्रेक्ष्य में लिया नहीं गया। वो ये विश्वास करके चल रहे थे कि लोग उनका साथ देंगे, लेकिन विश्वास करना राजनीति में बड़ा भारी होता है। क्या आप अपना घर नहीं संभाल पाए सर ठीक से? देखिए, इस बात की स्वीकारोक्ति तो शरद भाई आपके पहले प्रश्न में ही मैंने कर ली थी जी, कि इस बात का अंदाजा हम लगा नहीं पाए कि महल भी बिकते हैं हम। जिस परिवार को खूब दिया कांग्रेस ने, इतनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री बना दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो आदमी नैतिक पतन की तरफ चला जाए तो उस बात का अंदाजा कौन लगा सकता, कौन उस मन की ताह ले सकता है कि इस व्यक्ति क्या करेगा। जिस माँ ने, कांग्रेस ने उसे खूब दिया, उसी माँ के आंचल को दागदार करके जाएगा। तो ये तो एक कमजोर बेटे ही कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा कड़वे शब्द बोलना मेरे लिए भी शरद भाई ठीक नहीं है। हम अपने घर को नहीं संभाल पाए, तोहमत हम पे लगती है, लेकिन नंगी आंखों से इस प्रदेश की जनता ने पूरा खरीदी बेची का खेल देखा है। मंत्रियों की 50-50 करोड़ की बोली थी, विधायकों की 35-35 करोड़ की बोली थी। ये सब महसूस कर रहे हैं। अब ये लोग अपने क्षेत्र में ढंग से जा नहीं पा रहे हैं शरद भाई। लोग
मांग रहे हैं कि भैया कहाँ है 35 करोड़ का हिसाब, कहाँ है 50 करोड़ का हिसाब, आधा अधूरा दौरा छोड़ के इनको भागना पड़ रहा है वहाँ से। तो ये सही तथ्य यही है। जी, आपके जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे मैं बात करूं अजय सिंह जी की, राजेंद्र सिंह जी की, या फिर अरुण यादव जी की, या फिर उन तमाम बड़े नेताओं की जिनको ऐसा लगता है कि 13-14 साल महीने की सरकार के दौरान उनको ठीक से समायोजित नहीं किया गया, क्या उनके लिए भी कोई प्लान है? क्योंकि बाय इलेक्शन में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी और कमलनाथ जी हमेशा इसके पक्षधर रहते हैं कि बड़े नेताओं को महत्वपूर्ण सीटों पर चुनौती स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल सही आपका प्रश्न है शरद भाई। बिल्कुल आज भी राहुल सिंह जी और हम कमलनाथ जी के साथ 2-2.5 घंटे बैठे हैं सुबह। राजेंद्र सिंह जी से भी संवाद है। सारे नेताओं की आवश्यकता, चूँकि एक बड़ा परिवार है कांग्रेस, तो परिवार के हर सदस्य की भूमिका इन 24 उपचुनाव में निश्चित रूप से है। राहुल सिंह जी की भी महती भूमिका है, पचौरी जी की भी महती भूमिका है, अरुण भाई की पूरी भूमिका है, दिग्विजय सिंह जी भी मोर्चा संभाले हैं। कहीं ना कहीं तो सबका भाई एक परिवार है। परिवार के मुखिया के रूप में सारे लोग एकजुट है, रोज संवाद हो रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सर्वे कराएं। सर्वे चल रहे हैं, एक रिपोर्ट आ गई, उसमें ये स्पष्ट सब नेताओं ने आपस में बैठ के विचार कर लिया कि ना दिग्विजय सिंह जी कैंडिडेट के लिए, उम्मीदवार के लिए रिकमेंड करेंगे, ना पचौरी जी करेंगे, ना राहुल भाई करेंगे, ना सज्जन वर्मा करेंगे, ना कमलनाथ करेंगे। सर्वे जो बोलता है, आम जनता की भावनाओं से निकला हुआ जो नाम इन चुनावों के लिए आएगा, उस व्यक्ति को ही हम उम्मीदवार बनाएंगे। दूसरी बात शरद भाई, एक बात और बता दूं, जो माहौल मैंने देखा है इतने दिनों में, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता भी इनके मंत्रियों के खिलाफ लड़ेगा ना, वो छोटा कार्यकर्ता भी जीत के आएगा। इतना आक्रोश लोगों के मन में है कि 5 साल के हमने सरकार चुना और हमारे वोटों को इन्होंने बेच दिया। ये बदला लेने का मौका जनता ढूंढ रही कि कितनी जल्दी चुनाव हो जाए और इनसे हम बदला लें। शरद भाई जी, आखिरी प्रश्न कर रहा हूं सज्जन जी। चुनाव जब सरकार गिरी उस समय ऐसा कहने वालों की कमी नहीं थी कि कमलनाथ जी अब दिल्ली की राजनीति की तरफ अपना रुख कर लेंगे, लेकिन जिस तरह उन्होंने पीसीसी चीफ के दायित्व को कंटिन्यू करते हुए अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए शायद उनके 1 महीने में 4-5 दिन दिल्ली में हो जाते थे, लेकिन जब से ये घटनाक्रम हुआ है हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी समय मध्य प्रदेश में, बल्कि लगभग पूरा समय वो मध्य प्रदेश में और भोपाल में वो डटे हैं और लगातार रणनीति बना रहे हैं। क्या वो काफ़ी आहत हैं और वो चाहते हैं कि जो भी घटनाक्रम बीत चुका अब आगे की तरफ एक सकारात्मक रूप से देखें? और उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया है कि अगर सरकार गिरी है और ये टेन्योर पूरा नहीं कर पाई है तो मैं ताकत के साथ एक बार फिर प्रयास करूंगा। बिल्कुल शरद भाई, लोग समझ रहे थे कि जो व्यक्ति केंद्र सरकार में कई प्रमुख पदों की जवाबदारी संभाल चुका हो, भूतल परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर, कई महत्वपूर्ण पदों पे जो व्यक्ति रहा हो, वो दिल्ली की सल्तनत पे जितने कई वर्ष बैठ के सफलतापूर्वक काम किया, वो व्यक्ति एक राज्य की सीमा में कैसे बन सकता है? लेकिन मन के उस कोने में एक पीड़ा की लहर कमलनाथ जी के आज भी चलती है। वो लहर कि जो एक तरह से बदनुमा दाग ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और कमलनाथ जी के दामन पे लगाने की कोशिश की है। जब तक उस दाग को कमलनाथ जी धो नहीं लेते तब तक उनका कोई मोह दिल्ली से नहीं है। भोपाल की राजधानी में रह के जिस तरह वो आज काम कर रहे हैं, सारे लोगों का
सम्मिलित करके जो मीटिंग्स बैठ के कर रहे हैं, ये उन्हें अंदेशा नहीं था कि मैं विश्वास से ठोकर खा जाऊंगा। मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि विष दे देना, विश्वास मत देना। आखिरी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया से संवाद होता रहा और वो बार बार कहते कि नहीं कमलनाथ जी, मेरे शरीर में कांग्रेस का खून है। ये बात कमलनाथ कैसे इस बात पे अविश्वास करते, लेकिन इतिहास दोहराता है। झांसी की रानी को जिस तरह पीठ में छुरा भोंका सिंधिया परिवार ने, वही छुरा एक बार फिर धार लेके आया कांग्रेस और कमलनाथ की पीठ में। उस छुरे का वार हुआ। वो कलंक कमलनाथ जी मिटाए बिना पलायनवादी नेता नहीं है, आशावादी और प्रोग्रेसिव लीडर है। वो एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बना के सोनिया जी और राहुल गांधी की झोली में डालने के लिए कटिबद्ध। चलिए, मैं बहुत इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको, और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए भी, और आप जिस तरह से अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते रहें उसको लेकर भी आपको बहुत शुभकामनाएं। ये थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, और पूरी बातचीत में आपने महसूस किया होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जाना कांग्रेस के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। वो पीड़ा से याद करते हैं, नाराज़गी से याद करते हैं, कई आरोप भी वो लगाते हैं कि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। लेकिन उसके साथ बड़ा सच ये भी है कि कांग्रेस को अब पुरानी बातों को भूलकर आगे की तरफ भी देखना होगा, और हो सकता है वो इसको भी देख रहे हों, और देखना ही होगा उनको, और इस पर रणनीति भी बनाकर वो काम कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि कमलनाथ जी ने ये चुनौती स्वीकार की है, और यही वजह है कि वो मध्य प्रदेश में डटे हुए हैं। और तमाम वरिष्ठ नेताओं को ये भी दावा है सज्जन सिंह जी का कि तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो कहते हैं कि शुक्रवार सुबह ही अजय सिंह जी के साथ 2.5-3 घंटे की बैठक कमलनाथ जी की हुई है, और इस बैठक के साथ ही तमाम जो बड़े नेता हैं उन सबसे संवाद की प्रक्रिया जारी है। गलतियां हुई हैं, हम अपना घर नहीं संभाल पाए, ये आरोप, ये तोहमत हमारे ऊपर है, लेकिन कांग्रेस वो इस पर ज़्यादा भरोसा करते हुए नज़र आते हैं कि लोग उनका साथ इसलिए देंगे कि वो ये मानते हैं कि कांग्रेस के साथ जो हुआ वो उचित नहीं था। अब ये कितना सच होगा, ये 24 उपचुनावों के नतीजे हमको बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि जब भी आप किसी बड़ी घटना से गुजरते हैं तो उसके दोनों पक्ष होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी, और इन दोनों पक्षों का ठीक मूल्यांकन करके जो पार्टी, जो संगठन आगे बढ़ता है या कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर वो बीती बातों को भुलाकर आगे एक मजबूत इरादे और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस ने इससे इस तरह के सबक बहुत गहराई से लिए हैं, और वो इस सुधार के साथ भविष्य में नजर आएगी। इसका फैसला आने वाला समय करेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।